हेलो स्टूडेंट्स, पेशी ऊतक के बारे में पढ़ेंगे हम आज। आप जानते हैं कि जंतु ऊतक के बारे में हम सब पढ़ रहे हैं और जंतु ऊतक में दो ऊतकों के बारे में आप लोग पढ़ चुके हैं, एपिथेलियमी ऊतक और संयोजी ऊतक। तो आज हम पढ़ते हैं पेशी ऊतक। ठीक है, मैं पढ़ना है पेशी ऊतक। तो पेशी ऊतक के बारे में पढ़ने से पहले कुछ चीज़ें आपको मैंने शुरू में बताया था। जब जंतु ऊतक के बारे में हम एक सामान्य जानकारी ले रहे थे तो उस समय बताया गया था कि कुछ कोशिकाएं ऐसी होती हैं जो मनुष्यों में या जीवों में गति के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, गति के लिए उत्तरदायी होती हैं। और वे कोशिकाएं क्या कहलाती हैं? पेशीय कोशिकाएं कहलाती हैं। वे कोशिकाएं जो हमारी गति के लिए उत्तरदायी होती हैं कहलाती हैं पेशीय कोशिकाएं। और हम जानते हैं कि कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। तो पेशीय कोशिकाएं जो समूह बनाकर एक साथ कोई कार्य करती हैं तो उसे कहा जाता है पेशीय ऊतक। ठीक है, तो जानते हैं हम पेशी ऊतक के बारे में। पेशी ऊतक लंबी कोशिकाओं का बना होता है। पेशी ऊतक की जो कोशिकाएं होती हैं उनका आकार कैसा होता है? लंबा होता है, लंबी कोशिकाओं का बना होता है, जिसे पेशी रेशा भी कहा जाता है। पेशी ऊतक की कोशिकाओं को वैसे तो हम पेशीय कोशिका कहेंगे, लेकिन साथ ही साथ हम उसे कह सकते हैं पेशीय रेशा या मसल फाइबर। ठीक है, और यह करती क्या है? तो यह हमारे शरीर में गति के लिए उत्तरदायी होती हैं। अब ये गति करती कैसे हैं? तो पेशियों में एक विशेष प्रकार का प्रोटीन होता है। जो कोशिकाएं होती हैं उन कोशिकाओं में एक विशेष प्रकार का प्रोटीन होता है। उसी प्रोटीन के कारण इनमें गुण पाया जाता है सिकुड़ने का और फैलने का। तो जब भी कोई कोशिका सिकुड़ेगी और फैलेगी तो इसी आधार पर इसके सिकुड़ने और फैलने के गुण के कारण ही गति होगी। तो यह प्रोटीन कौन सा होता है? तो ये प्रोटीन होता है फाइब्रिन। प्रोटीन कौन सा होता है? फाइब्रिन। इसी फाइब्रिन नामक प्रोटीन के कारण पेशियों में फैलने और सिकुड़ने का गुण पाया जाता है। FIBRIN, फाइब्रिन। ठीक है, तो फाइब्रिन को यहाँ देखिए लिखा गया है कि इसे सिकुड़ने वाला प्रोटीन कहते हैं, कि जिनके कारण फैलने और सिकुड़ने का गुण होता है पेशियों में, उस प्रोटीन को कहा जाता है सिकुड़ने वाला प्रोटीन या फाइब्रिन, जिसके संकुचन एवं प्रसार के कारण गति होती है। अब जब बात करते हैं पेशी ऊतक के प्रकार की, तो पेशीय ऊतक के प्रकार के, जो पेशीय ऊतक मुख्य रूप से होते हैं 3 प्रकार के। पेशीय ऊतक मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। 3 कौन कौन से? तो पहला होता है रेखित। ठीक है, पहला जो पेशीय ऊतक होता है वह होता है रेखित पेशीय ऊतक। ठीक है, दूसरा अरेखित पेशीय ऊतक। पहला रेखित, दूसरा अरेखित पेशीय ऊतक और तीसरा होता है हृदय पेशी ऊतक। तो 3 प्रकार के होते हैं पेशी ऊतक, रेखित, अरेखित और हृदय पेशी ऊतक। रेखित पेशी ऊतक क्या होता है? तो देखिए, कुछ पेशियां हमारी ऐसी हैं जिनको हम इच्छा अनुसार गति करा सकते हैं। अब सोचिए आप लोग, शरीर के कौन कौन से भागों को हम इच्छा अनुसार गति कराते हैं? जैसे हाथ को, जब हम चाहते हैं तभी हमारा हाथ हिलता है ना। जब आप चाहेंगे आप लिखना तभी तो आप लिखेंगे, अगर आप न चाहें तो क्या आपका हाथ अपने आप लिखना शुरू कर देता है? नहीं करता है। तो जो भी हमारी इच्छा अनुसार गति करती हैं, हाथ की पेशियाँ, पैर की पेशियाँ, और आवश्यकता पड़ने पर ही हम इन पे गति कराते हैं या हम उनकी गति को रोक सकते हैं। तो इस तरह की पेशियों को कहा जाता है ऐच्छिक पेशी, वॉलंटरी मसल। ऐसे पेशियों क्या कहा जाता है? ऐच्छिक पेशी। और ऐच्छिक पेशी को ही रेखित पेशी भी कहा जाता है। रेखित क्यों कहा जाता है? तो जब हम पेशीय ऊतक की कोशिकाओं के बारे में देखेंगे तो इनकी कोशिकाएं होती हैं लंबी, ठीक है, बेलनाकार, ये लंबी हो गई, सिलेंड्रिकल शेप है इनका, तो लंबी, बेलनाकार और शाखा रहित बहुनाभीय होती है। बहुनाभीय यानी कि केंद्रक बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, बहुकेंद्रकीय। नाभिक यानी यहाँ पे केंद्रक, तो बहुनाभीय होती है, लंबी, बेलनाकार और देखिए जगह जगह केंद्रक लगा रहता है, तो बहुनाभीय होती हैं। और इनमें बीच बीच में ऐसे बैंड्स पाए जाते हैं। जैसे देखिए, ये गहरे बैंड पाए जाएंगे, तो फिर ये बीच में हल्के बैंड, फिर गहरे बैंड, फिर हल्के बैंड, फिर गहरे बैंड। जैसे ये धारीदार दिखेगा आपको, इस तरह से दिखाई देने लगेगा, गहरा बैंड, फिर हल्का, फिर गहरा। तो ये जो बैंड्स या धारियाँ दिखाई देती हैं, इन्हीं धारियों या बैंड्स के कारण ही इन्हें कहा जाता है रेखित पेशीय ऊतक। रेखित नाम क्यों पड़ा इनका? तो जो पेशीय ऊतक की ऐच्छिक पेशियों की जो कोशिकाएं हैं, उन कोशिकाओं पर धारियाँ पाई जाती हैं, हल्के व गहरे रंग की धारियाँ पाई जाती हैं। इन धारियों के कारण इसे रेखित पेशीय ऊतक कहते हैं। और ऐच्छिक क्यों कहते हैं? क्योंकि हम इन पेशियों को अपने इच्छानुसार गति करा सकते हैं। ये जो बैंड्स हैं इनका भी नाम है, आपकी बुक में नहीं दिया लेकिन आप नोट कर लीजिएगा। जो गहरे बैंड्स हैं, जैसे मान लीजिए अगर ये है, तो जो ये गहरा बैंड है, इस गहरे बैंड को कहा जाता है मायोसिन,
MYOSIN, मायोसिन। और जो हल्का भाग होता है, इस हल्के भाग को कहा जाता है एक्टिन, ACTIN। तो मायोसिन और एक्टिन दो होता है। गहरे बैंड को मायोसिन और हल्के बैंड को एक्टिन कहा जाता है। ये नोट कर लीजिएगा, बुक में नहीं दिया है लेकिन आपको जानकारी होनी चाहिए, जिससे आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए एक और नाम है इन पेशियों का, जो ऐच्छिक पेशियाँ, इनका एक और नाम है, वो है कंकाल पेशी। क्या नाम है? कंकाल पेशी। तो कंकाल पेशी क्यों कहा जाता है? तो अधिकांश जो ऐच्छिक पेशियाँ होती हैं वे पेशियाँ अस्थियों से, हड्डियों से जुड़ी होती हैं, ठीक है। और हड्डियों से जुड़े होने के कारण इन्हें कहा जाता है कंकाल पेशी। तो ऐच्छिक पेशियों या के कितने नाम हो गए? पहला ऐच्छिक पेशी। क्यों ऐच्छिक पेशी? क्योंकि हम इच्छानुसार इनमें गति करा सकते हैं। दूसरा इनका नाम है रेखित पेशी। रेखित पेशी क्यों? क्योंकि उनके ऊपर बैंड्स पाए जाते हैं, हल्के और गहरे रंग के बैंड्स पाए जाते हैं। और साथ ही साथ इसे हम कहते हैं कंकाल पेशी, क्योंकि ये अस्थियों से जुड़े होते हैं, ठीक है। तो ये तो पहली पेशी थी। सेकंड है हमारा अरेखित पेशी, या इसे हम अनैच्छिक पेशी भी कहते हैं। अरेखित या अनैच्छिक पेशी, तो इसके बारे में हम जानते हैं। ये कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो नाम से ही स्पष्ट है, अगर ये अनैच्छिक है इसका मतलब हम इनका अपने इच्छानुसार नियमन नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ एक पॉइंट ये भी है, अभी अभी जब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताऊंगी तो आप कहेंगे कि इसे तो हम अपनी इच्छानुसार इसका नियमन कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए आँखों की पुतलियों में अनैच्छिक पेशियाँ पाई जाती हैं। तो आँख की पलक में, तो आँख की पलक में अगर, तो आप कहेंगे हम तो उसे इच्छानुसार ही झपका सकते हैं। तो इच्छानुसार झपकाने का मतलब ये नहीं, हम कुछ देर तक उनकी गति को रोक तो लेते हैं, लेकिन ये हमारे इच्छानुसार उसी पर निर्भर नहीं रहती हैं। जैसे आप गेम खेलते होंगे, बहुत सारे बच्चों ने खेला होगा ये गेम, कि आप लोग की कौन पहले पल के झपकाता है। तो क्या हम जानबूझ के हारना चाहते हैं कि हम पल के झपकाते हैं? नहीं ना। एक स्थिति ऐसी आती है कि स्वतः ही पल के झपकती हैं। हम अगर ध्यान से देखेंगे, अगर एक शीशे के सामने खड़े होकर आप अपने आप को देखते हो पलकों को, तो आप देखिएगा कि आपकी पलकें 1 मिनट में कई बार झपकती हैं और वो हमें पता भी नहीं होता है। तो इनकी गति क्या हो रही है? अनैच्छिक है। तो आँख की पलकों में, मूत्रवाहिनी, फेफड़ों की श्वसनी में, या फिर आहार नली में, भोजन जहाँ पाचन होता है, तो आहार नली जो आंत की दीवारें हैं, आपको पहले भी आपने सुना होगा कि आंत की दीवारें हैं, उनमें संकुचन और फैलाव होता रहता है, जिसके कारण भोजन जो है वो नीचे की तरफ सरकता है। तो क्या ये संकुचन और फैलाव हम रोक सकते हैं, नियंत्रित करेंगे? नहीं, हमारा भोजन आगे नहीं जाएगा, नहीं ना। तो यहाँ भी ये गति क्या हो रही है? अनैच्छिक हो रही है। रक्त नलिकाओं में, रक्त हमारी धमनियाँ हैं, उनमें फैलाव और सिकुड़ाव होता है। जब हृदय से रुधिर भेजा जाता है तो फिर वो फैली रहती हैं। बाद में वो हल्की सी, जब मान लीजिए कि बहाव कम होता है रुधिर का, तो उस समय उन हल्की सिकुड़ी, ऐसा नहीं पिचकी हुई नहीं होंगी, लेकिन कुछ सिकुड़ी हुई होंगी। तो इन गतियों को हम नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी इन भागों में जो पेशियाँ पाई जाती हैं वो कहलाती हैं अनैच्छिक पेशियाँ। और इनकी गतिविधियों को हम इच्छानुसार प्रारंभ या बंद नहीं कर सकते हैं, ठीक है। स्वयं संचालित नहीं कर सकते, अर्थात हम गतियों को इच्छानुसार प्रारंभ या बंद नहीं कर सकते हैं। अनैच्छिक पेशियों को चिकनी पेशियाँ भी कहा जाता है। तो चिकनी क्यों कहा जाता होगा? रेखित वाले को रेखित क्यों कहते हैं? क्योंकि उनमें धारीदार बैंड्स पाए जाते हैं। इनमें ये धारीदार बैंड्स नहीं पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें हम कहते हैं चिकनी पेशियाँ, ठीक है। अगर इनके आकार की बात करें तो ये इनका एक सिरा, जो इनका दोनों सिरा होता है, तो ये दोनों सिरा नुकीला होता है और बीच में केंद्रक पाया जाता है, ठीक है। इसके पहले हमने जो पढ़ा उसमें क्या है? बहुकेंद्रकी है। केंद्रक एक से अधिक है, एक कोशिका में कई केंद्रक होंगे। यहाँ एक कोशिका में एक ही केंद्रक पाया जाता है और मध्य में पाया जाएगा, जबकि पहले वाले में हमने देखा कि केंद्रक की स्थिति क्या थी? कोशिकाओं के किनारे पाए जा रहे थे। जैसे अगर ये था, एक पेशी था, तो केंद्रक यहाँ था, ठीक है, यहाँ पाया जा रहा था, यहाँ पाया जा रहा था, ऐसे वो किनारों पे पाए जा रहे थे। यहाँ केंद्रक मध्य में पाए जाते हैं। और इस कोश, जो हम अनैच्छिक पेशियों की बात करें, अनैच्छिक पेशियों का जो ये किनारा होता है, बाहरी सिरा, इसे हम कहते हैं सार्कोलीमा। SARCOLEMA। मैं बोल रही हूँ तो वो आप लिख लीजिएगा, दिखाई भले न दे आपको इसमें। सार्कोलीमा, SARCOLEMA, सार्कोलीमा। फिर इसके केंद्रक की बात करें तो इसके केंद्रक को कहा जाता है सार्कोप्लाज्म,
SARCOPLASM, सार्कोप्लाज्म। तो केंद्रक को सार्कोप्लाज्म और जो बाहरी किनारा है उसे सार्कोलेमा कहा जाता है। ये एक केंद्रकीय होते हैं और इन्हें आरेखित पेशी भी कहा जाता है। आरेखित क्योंकि इनमें रेखाएं नहीं पाई जाती हैं। यहाँ पूछा भी गया है कि इनका नाम आरेखित क्यों है, तो आप ये बता पाएंगे। ठीक है, अगला है हृदय पेशियाँ। तो हृदय के बारे में हम जानते हैं कि हमारे हृदय रुक जाती है कभी आपको कभी भी ध्यान लगा के अगर आप स्टेथोस्कोप वगैरह और क्लासी अर्थ साइंस में आपने देखा होगा स्टेथोस्कोप बनाने के लिए कि कैसे बनाया जाता है, 7th अर्थ में आपने पढ़ा होगा। तो हम घर पे भी जब बनाते हैं गुब्बारे और कीप की सहायता से, तो जब हृदय की धड़कनें सुनने का प्रयास करते हैं तो वो क्या होता है, हमेशा उसमें एक गति होती रहती है और लयबद्ध होता है, वो एक क्रम में होता है। तो हृदय की जो पेशियां हैं वो लयबद्ध संकुचन और प्रसार करती हैं। जैसे लयबद्ध का मतलब एक सीक्वेंस में, एक निश्चित क्रम में वो सिकुड़ेंगी फैलेंगी, सिकुड़ेंगी फैलेंगी। तो जो लयबद्ध संकुचन और प्रसार होता है तो वो हृदय की पेशियों में। तो हृदय की पेशियों को कह दिया गया हृदय पेशियां, क्योंकि इनमें देखिए ये इन दोनों के बीच की होती है ना, ये ऐच्छिक पेशियों और अनैच्छिक पेशियों के बीच का गुण इनमें पाया जाता है। ठीक, हम चाहें तो इनको रोक भी नहीं सकते, बिल्कुल भी नहीं रोक सकते। अगर रुकेगा तो वो क्या होगा, वो मृत्यु ही होती है। जब जीव मृत होता है उसी समय इनका संकुचन और प्रसार कुछ समय बाद बंद हो जाता है। तो इनको अनैच्छिक पेशियां कहा जाता है और इनका जो आकार होता है ये बेलनाकार और शाखाओं वाली होती हैं। मान लीजिए ये है तो यहाँ से ऐसे शाखाएं बनी रहेंगी, फिर ये यहाँ से, तो बेलनाकार होता है आकार और इनका शाखाओं वाली होती हैं। और प्रत्येक, जैसे मान लीजिए अगर ये एक कोशिका है तो एक केंद्रक इसमें, ये एक कोशिका है तो एक केंद्रक यहाँ पे, एक केंद्रक यहाँ पे, तो एक कोशिका में एक केंद्रक पाया जाता है। तो ये क्या होती हैं, एक केंद्रकी होती हैं। बहुकेंद्रकी केवल कौन थी, जो रेखित पेशियां थी वो बहुकेंद्रकी होती थी। एक कोशिका में एक से अधिक केंद्रक पाए जाते थे और वो किनारों पर पाए जाते थे। और एक हित में हमने क्या जाना कि एक कोशिका में एक ही केंद्रक पाया जाता है, मध्य में पाया जाता है। और यहाँ भी हृदय पेशियों में भी एक कोशिका में एक केंद्रक पाया जाता है। आकार इनका बेलनाकार शाखाओं वाली, और एक हित का आकार बेलनाकार शाखा रहित, और एक हित का आकार तर्क रूप में होता है, सिरों पर नुकीला, और एक कोशिका में एक केंद्रक पाया जाता है। रेखित का आकार कैसा होता है, बेलनाकार शाखा रहित होता है और केंद्रक किनारों पर पाए जाते हैं, बहुकेंद्रकीय होता है। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के आपके पेशियां हो गई। पेशी ऊतक में कौन कौन से, रेखित, अरेखित और हृदय पेशी। देखिए यहाँ पे चित्र बना हुआ है, इसे देखिए आप, देखिए जैसा कि आपको बताया जा रहा था। तो यहाँ आप देखिए, मैं काफ़ी इसको बड़ा करके दिखाती हूँ आपको कि यहाँ देखिए, यहाँ बैंड्स दिख रहे हैं, आपको दिख रहे होंगे, जैसे गहरे बैंड्स, हल्के बैंड्स। यहाँ बहुत स्पष्ट नहीं बनाया हुआ है लेकिन फिर भी बैंड्स आपको दिख रहे होंगे। तो जो गहरे बैंड्स हैं उनको क्या कहा जाता है, मायोसिन, और जो हल्के बैंड है उनको कहा जाता है एक्टिन। ठीक, तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, रेखित का। दूसरा देखिए अरेखित का, तो देखिए जैसे मैंने बताया था कि तर्क रूप में, तो देखिए क्या है, यहाँ पे ये ऐसे आके ऐसे बन रहा है, एक कोशिका ऐसे, यहाँ बीच में आपको केंद्रक दिख रहा है। तो ये तर्क रूप होता है, दोनों तरफ तर्क रूप मतलब नुकीला होता है। तो ये अरेखित का है या चिकनी पेशियों का उदाहरण है। और यहाँ देखिए ये शाखाओं में है, ये हृदय पेशी है। तो तीनों के चित्र आप बनाएंगे, रेखित, अरेखित और हृदय पेशी के। ठीक है, अगले ऊतक की बात करते हैं और ये हमारे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, तंत्रिका ऊतक। ठीक है, लास्ट ऊतक और तंत्रिका ऊतक। तो तंत्रिका ऊतक जो होता है ये तंत्रिका कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। तंत्रिका ऊतक की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है, तंत्रिका कोशिका, या उसे ही हम कहते हैं न्यूरॉन। तंत्रिका कोशिका को ही क्या कहा जाता है, न्यूरॉन कहा जाता है। देखिएगा, न्यूरॉन। और ये जो न्यूरॉन है, अगर हम बात करें तो ये सबसे लंबी कोशिका होती है। तंत्रिका कोशिका लगभग 1 मीटर तक लंबी हो सकती है। देखिए ये एक कोशिका है, दिख रहा है, आपने अब तक कोशिकाएं देखे होंगे लंबे, बेलनाकार, अलग अलग आकार के, लेकिन ये देखिए ये एक कोशिका है अकेले, ये न्यूरॉन। और ऐसे कई न्यूरॉन जब आपस में मिलते हैं तो निर्माण करते हैं तंत्रिका ऊतक का। और ये आपस में मिलते कैसे, जैसे ये अगर ये दिख रहा है ना, तो दूसरा जो न्यूरॉन आके इससे जुड़ेगा तो इसके पीछे वाले भाग से अगले न्यूरॉन का ये अगला सिरा आके जुड़ेगा। ठीक है, फिर ऐसे ही उसके पिछले भाग से, तो एक से एक न्यूरॉन जुड़ते चले जाते हैं। अगर इनके स्ट्रक्चर की बात करें हम न्यूरॉन का, तो देखिए सबसे पहले तो हम इसका कार्य जानते हैं। तो ये जो न्यूरॉन होते हैं या तंत्रिका ऊतक, ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो मस्तिष्क में पाए जाते हैं,
मेरुरज्जु में तथा तंत्रिकाओं में, मस्तिष्क में, मेरुरज्जु में तथा तंत्रिकाओं में, ये सभी तंत्रिका ऊतकों की बनी होती हैं। ये करते क्या है, तो ये उत्तेजनाओं को, बाहरी उत्तेजनाओं को बहुत ही शीघ्र पूरे शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाते हैं। वैसे तो हमारी सभी कोशिकाएं उत्तेजित होती है, जो बाहर की जो भी प्रतिक्रियाएं होंगी उनसे वो उत्तेजित होती हैं। बाहरी प्रतिक्रिया जैसे वातावरण में कुछ ऐसे चेंजेस जो हमारी कोशिकाओं के लिए सही नहीं है, तो वहाँ वो उत्तेजित होंगी, लेकिन उन तक ये सूचनाएं बहुत जल्दी नहीं जाती, ये उत्तेजित वो बहुत जल्दी नहीं होंगी। लेकिन जो तंत्रिका कोशिकाएं हैं वो बहुत ही शीघ्र उत्तेजित होती हैं और ये सूचनाओं को जो तंत्रिका, मस्तिष्क में जो तंत्रिका कोशिका है वहाँ तक पहुँचाती है। क्योंकि ये चैन है, एक आपस में बंधी, एक से एक जुड़ी हुई है। तो जैसे मान लीजिए अगर हमको कोई पिंच चुभ रहा है, जब कोई पिंच चुभ होता है तो जो हमारे त्वचा में स्थित तंत्रिका कोशिका है वहाँ ये सूचना पहुँची, वहाँ से होते हुए यह सूचना बिजली की भांति बहुत ही तीव्र गति से पहुंचती है, बिजली की बात ये हमारे मस्तिष्क में स्थित तंत्रिका कोशिका तक पहुंचती है। फिर वहां से मस्तिष्क क्रियान्वयन करता है और आदेश देता है। वह आदेश पुनः उन तंत्रिका कोशिकाओं से होता हुआ पेशियों तक पहुंचता है जहां उसकी आवश्यकता है। जैसे अगर हाथ में पिंच चुभाया गया तो ये सूचना मस्तिष्क तक पहुंची, मस्तिष्क हमारी पेशियों को निर्देश देगा कि हम हाथ पीछे खींचे, तो तुरंत हम हाथ को क्या करते हैं, वहां से हटा लेते हैं, हटाते हैं ना। जैसे मान लीजिए अचानक आपको सामने कोई सांप दिख गया, तो जब सांप दिखा तो क्या हम उसके पास चले जाते हैं, नहीं ना, हम क्या होता है, भागते हैं। तो वहाँ भी क्या होता है, आँखों, देखा किसके द्वारा गया, आँखों द्वारा। तो आँखों द्वारा जब देखा गया तो आँखों की जो तंत्रिका कोशिका थी उसने सूचना पहुँचाया मस्तिष्क में, मस्तिष्क ने सूचना पहुँचाया पैरों की पेशी कोशिकाओं में, और जब पैरों की पेशी कोशिकाओं में सूचना पहुँची तो हम क्या होता है, आदेश आता है भागने के लिए, तो हम वहाँ से भागते हैं। यानी तंत्रिका ऊतक और जो पेशीय ऊतक है वो आपस में एक साथ मिलकर कार्य करता है। देखिए यहाँ पे है कि तंत्रिका तथा पेशीय ऊतकों का कार्यात्मक संयोजन प्रायः सभी जीवों में मौलिक है। तंत्रिका का स्पंदन हमें इच्छा अनुसार अपनी पेशियों को गति करने में सहायता करता है, और जो तंत्रिका रेशे से गुजरने वाली संवेदना होती है उसे तंत्रिका स्पंदन कहते हैं। कि तंत्रिका स्पंदन में से कोई पीछे क्या है, तो जो आदेश जाता है तंत्रिका रेशों से, वही उसी संवेदना या आदेश को हम कहते हैं तंत्रिका स्पंदन। ठीक है, अब हम तंत्रिका कोशिका की संरचना के बारे में जानते हैं। तो बताती हूँ मैं आपको। जब हम तंत्रिका कोशिका की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे, देखिए कुछ अलग सा इसका आकार दिख रहा है। कोई जैसे लग रहा होगा एक छोटा सा पौधा है जिसकी शाखाएं हैं, तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, समझिए एक पेड़ जैसी संरचना होती है और इससे पतली पतली शाखाएं निकली होती हैं, इन्हें ही हम कहते हैं तंत्रिका कोशिका। ये नहीं है कि ये पेड़ है, ये इनका आकार ऐसा दिखता है। क्वेश्चन भी आप में है कि न्यूरॉन देखने में कैसा लगता है, तो आप बताएंगे कि वो एक छोटे से पौधे वृक्ष की भांति दिखता है जिसकी पतले पतले बाल जैसी संरचना है जिनमें से शाखाएं निकली होती हैं, ऐसा दिखाई देता है। अब इनके स्ट्रक्चर की बात करें कि ये स्ट्रक्चर है क्या, तो देखिए सबसे पहले होता क्या है, ये जो मध्य भाग है वह कहलाता है कोशिकाकाय। मध्य भाग क्या कहलाता है, कोशिकाकाय। और इस मध्य भाग से पतले प्रवर्ध निकले होते हैं, इन प्रवर्धों को कहा जाता है डेंड्रॉन्स। इन प्रवर्धों को क्या कहा जाता है, डेंड्रॉन्स। मध्य भाग में एक केंद्रक भी पाया जाता है। ये मध्य भाग क्या कहलाया, कोशिकाकाय। कोशिकाकाय में एक केंद्रक है और कोशिकाकाय से पतले पतले प्रवर्ध निकले होते हैं जिन्हें कहा जाता है डेंड्रॉन्स। और इन्हीं डेंड्रॉन्स में से एक डेंड्रॉन्स थोड़ा सा बाकियों से लंबा होता है, उसे कहा जाता है तंत्रिकाक्ष या एक्सॉन। तंत्रिकाक्ष या क्या कहा जाता है, एक्सॉन। तो कौन कौन से स्ट्रक्चर के बारे में हमने जाना कि जो मध्य भाग होता है वह कहलाता है कोशिकाकाय। कोशिकाकाय से पतले पतले प्रवर्ध निकले होते हैं जिन्हें डेंड्रॉन्स कहते हैं। उन्हीं डेंड्रॉन्स में एक डेंड्रॉन्स थोड़ा अन्य डेंड्रॉन्स की अपेक्षा लंबा होता है, उसे तंत्रिकाक्ष या एक्सॉन कहते हैं। डेंड्रॉन्स जो है, डेंड्रॉन्स से भी फिर पतली पतली शाखाएं निकलती हैं, इन्हें कहा जाता है डेंड्रॉइड्स। देखिए यहाँ डेंड्रॉइड्स लिखा भी हुआ है, तो डेंड्रॉइड्स यानी पहले डेंड्रॉन्स, कोशिकाकाय से क्या निकलेगा, डेंड्रॉन्स, और डेंड्रॉन्स से निकलेगा डेंड्रॉइड्स। ठीक है, और एक्सॉन इधर है ही। अब देखिए एक्सॉन का जो अंतिम सिरा है यहाँ, तो एक मिनट, एक्सॉन का जो अंतिम सिरा है देखिए यहाँ पे फिर ये शाखाओं में आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है ना, ये शाखाओं में। इसी से आके जब दूसरी तंत्रिका कोशिका जुड़ती है तो दूसरी तंत्रिका कोशिका का ये मध्य भाग कोशिकाकाय, कोशिकाकाय से निकला हुआ डेंड्रॉन्स, तो ये डेंड्रॉन्स का डेंड्रॉइड्स आके इससे जुड़ जाता है और इधर से ये फिर लंबा स्ट्रक्चर आगे कंटिन्यू हो जाता है, इधर कंटिन्यू हो जाता है।
तो ये एक कोशिका से दूसरी कोशिका ऐसे ही आके तंत्रिका कोशिका से जुड़ती चली जाती है और एक लंबी श्रृंखला बनाती है। तो ये इसका स्ट्रक्चर था। आपने क्या क्या देखा इसमें, और सबसे पहले कि न्यूरॉन यानी कि जो तंत्रिका कोशिका है, तो उसमें हमको क्या क्या दिखा, मध्य भाग जिसे कोशिका काय कहा गया। कोशिका काय में क्या है, केंद्रक पाया जा रहा है, और कोशिका काय में ये जो द्रव्य है इसको हम कहते हैं केंद्रक द्रव्य या फिर कोशिका द्रव्य, ठीक है, सॉरी कोशिका द्रव्य, ठीक है। इस कोशिका काय से लंबे पतले बालों जैसे शाखाएं निकलती है जिसे डेंड्रॉन्स कहते हैं। डेंड्रॉन्स पुनः पतली पतली शाखाओं प्रवर्धों में बढ़ता है, उसे क्या कहते हैं, डेंड्रॉइड्स कहते हैं। डेंड्रॉन्स में से ही एक डेंड्रॉन्स अन्य डेंड्रॉन्स की अपेक्षा लंबा होता है, जिसे क्या कहा जाता है, तंत्रिकाक्ष या एक्सॉन कहते हैं, ठीक। तो ये था तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन का स्ट्रक्चर। तो ये तंत्रिका ऊतक था। डिटेल में इसके बारे में आपको आगे पढ़ना है, यहाँ आपको बस इसके बारे में एक सामान्य जानकारी रखनी थी, ठीक है। कुछ क्वेश्चन है यहाँ देखिए कि उस ऊतक का नाम बताइए जो हमारे शरीर में गति के लिए उत्तरदायी है, तो ये आपको बताना है। न्यूरॉन देखने में कैसा लगता है, मैंने अभी आपको बताया था, ये भी आपको बताना रहेगा। हृदय पेशी के 3 लक्षणों को बताएं, तो हृदय पेशी अभी आपको पढ़ाया गया है, आपने अगर अच्छे से सुना होगा तो आप 3 लक्षण ईजिली बता सकते हैं। और एरियोलर ऊतक के कार्य क्या है, तो एरियोलर ऊतक हमने कब पढ़ा था, बताइए तो, कब हमने आखिर एरियोलर ऊतक के बारे में कब पढ़ा था, तो ध्यान दीजिए, याद करिए, दिमाग में थोड़ा सा जोड़ डालिए और याद करिए, और आंसर आप लिख के मुझे बताएंगे, ठीक है। ये चारों क्वेश्चंस के आंसर आप मुझे बताएंगे। साथ ही साथ इसमें आपने क्या सीखा जो दिया हुआ है, तो आपने क्या सीखा जो है उसे भी आप प्रयास करेंगे पढ़ने का। प्रयास क्या ये पढ़ेंगे, क्योंकि ये पूरे चैप्टर्स का निचोड़ होता है, तो इसे जानना चाहिए। अगर इसमें एक भी पॉइंट्स आपको लगता है कि जिसके बारे में हमने चैप्टर्स में डिस्कस नहीं किया है, तो आप इसको पूछ सकते हैं, ठीक। अभ्यास के प्रश्नों को आप देखिएगा और करने का प्रयास कीजिएगा। सभी प्रश्न बहुत अच्छे हैं, जो पढ़ा हुआ है, बताया ही गया आपको। ऊतक को परिभाषित करें, बताया गया है कितने प्रकार के तत्व मिलकर जाइलम ऊतक का निर्माण करते हैं। तो रफली आप इन क्वेश्चंस के आंसर लिखिएगा। आप नोट्स तो बनाएंगे अलग, लेकिन रफली भी इनके आंसर्स आप लिखेंगे, जिससे ये पता चलेगा कि पूरे चैप्टर्स आपको समझ में आए हैं नहीं। अगर पूरा चैप्टर आपको समझ में आया होगा तो इनके आंसर्स आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं, ठीक है। रफ पे आप इसे लिख सकते हैं, ठीक है। स्थायी ऊतक के प्रकार वगैरह हैं, तो आप इन क्वेश्चंस को देखिएगा। आज आपका ये ऊतक चैप्टर समाप्त हो रहा है, फिर अगली क्लास से हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। फिलहाल ये ऊतक, अब इस चैप्टर को फिर से एक बार आप अच्छे तरीके से पढ़िएगा, और जहाँ कोई भी समस्या आएगी तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। जहाँ जहाँ डायग्राम है उन डायग्राम को भी आपको बनाना है, ओके। थैंक यू।